हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने एक लेक्चर किया था ऑन द टॉपिक जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें हमने इस जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे 10 एमसीक्यूज किए थे। वी हैड डिस्कस 10 एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते ही हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 11 goes like, which of the following part of JK Reorganization Act deals with High Court? कि जो हमारे पास नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस हमारे पास है। ये बोलता है इन चार ऑप्शंस में कौन सा पार्ट ऐसा है जो डील करता है विद हाई कोर्ट। ऑप्शन ए हमारे पास है पार्ट 5, ऑप्शन बी हमारे पास है पार्ट 6, ऑप्शन सी हमारे पास है पार्ट 7 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है पार्ट 8। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, पार्ट 8। पार्ट 8 हमारे पास डील करता है विद हाई कोर्ट। जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 8 डील करता है विद हाई कोर्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर डी। तो अगर हम कर लेंगे इस जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात, इसमें हमारे पास टोटल में है 14 पार्ट्स। देयर आर टोटल ऑफ 14 पार्ट्स इन दिस एक्ट। और अगर हम सेक्शंस की बात कर लेंगे तो इसमें हमारे पास सेक्शंस जो है दे आर टोटल ऑफ 103। 103 सेक्शंस है हमारे पास इसमें। और शेड्यूल्स की अगर हम बात कर लेंगे, शेड्यूल्स, तो देयर आर टोटल ऑफ 5 शेड्यूल्स। ये हमारे पास जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। 14 पार्ट्स, सेक्शन इज 103 एंड शेड्यूल्स की अगर हम बात कर लेंगे 5। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इन पार्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे, इनके नाम हम देखेंगे। अब देखें पहला पार्ट, पार्ट फर्स्ट, इसका नाम जो है दैट्स प्रिलिमिनरी। और इस प्रिलिमिनरी में हमारे पास दो सेक्शंस आते हैं, वन एंड टू। फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन, ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट में आते हैं। देन पार्ट सेकंड, इसका नाम जो है दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमारे पास सेक्शंस आते हैं फ्रॉम 3 to 7। देन पार्ट थर्ड, डेट उसका नाम जो है डेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स। इसमें हमारे पास सेक्शंस आते हैं फ्रॉम 8 to 57। सिमिलरली अगर हम पार्ट 4 की बात कर लेंगे तो इसका जो नाम है डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और इसमें हमारे पास एक ही सेक्शन आता है डेट इज सेक्शन 58। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो इट इज सेक्शन 58, क्योंकि एक ही आता है इसमें। सिमिलरली आप देखिए पार्ट 5 हमारे पास है, उसका नाम जो है डेट इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें हमारे पास सेक्शन 59 to 64 आते हैं। देन पार्ट 6 की अगर हम बात कर लेंगे, इसका नाम जो है डेट इज शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें हमारे पास खाली दो सेक्शंस आते हैं, 65 एंड 66। वन डील्स विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड डील्स विद शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो फिर पार्ट 7 की अगर हम बात कर लेंगे, इसका नाम है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इसमें हमारे पास आते हैं सेक्शंस फ्रॉम 67 to 74। सिमिलरली पार्ट 8 की अगर हम बात कर लेंगे, जो अब क्वेश्चन हमारे पास था, तो इसका नाम जो है डेट इज हाई कोर्ट। मीन पार्ट 8 डील्स विद हाई कोर्ट। और अगर हम इसमें बात देखेंगे सेक्शंस कहाँ से आते हैं, फ्रॉम 75 to 78, डेट इज 75, 76, 77 एंड 78। सिमिलरली अगर हम पार्ट 9 की बात करेंगे तो इसका जो नाम है डेट इज एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हमारे पास एक ही सेक्शन आता है डेट इज सेक्शन 79। सो अगेन दिस सेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। पार्ट 10 की अगर हम बात कर लेंगे, इसका नाम है अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। इसमें हमारे पास सेक्शंस आते हैं फ्रॉम 80 to 83। सिमिलरली पार्ट 11 की अगर हम बात कर लेंगे, इसका नाम है अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो जे की स्टेट है, इसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो अगेन इसमें एक ही सेक्शन हमारे पास है डेट इज 84। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली आप देखेंगे पार्ट 12 की अगर हम बात कर लेंगे, इसका नाम है प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। तो इसमें हमारे पास सेक्शंस आते हैं फ्रॉम 85 to 87, डेट इज 85, 86 एंड 87। सिमिलरली मूविंग टू पार्ट 13, पार्ट 13 हमारे पास जो है उसका नाम है प्रोविजंस एज टू सर्विसेज। इसमें हमारे पास आते हैं सेक्शंस फ्रॉम 88 to 93। सिमिलरली पार्ट 14, दैट इज द लास्ट पार्ट, इसका नाम है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इसमें हमारे पास आते हैं फ्रॉम 94 to 103। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे 103 जो है दैट इज द लास्ट सेक्शन। तो मैंने अभी आपको बोला हमारे पास टोटल में इसमें है 14 पार्ट्स। और सेक्शंस की अगर हम बात कर लेंगे दैट इज़ 103 सेक्शंस। और अगर हम शेड्यूल्स की बात कर लेंगे तो दैट इज़ 5। तो ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये बोलता है विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल 239A
विच आर एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी शैल आल्सो अप्लाई टू। ये बोलता है जो प्रोविजंस हमारे पास है किसमें, आर्टिकल 239A, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239A है, उसमें जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे किसके लिए, जैसे वो अप्लाई होते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लिए, राइट, विच आर एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी शैल आल्सो अप्लाई टू। वो अब किसको अप्लाई होंगे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बोथ, नन। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ए, डेट इज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, अब जैसे जो 239A आर्टिकल अप्लाई होता था पुडुचेरी में, अब वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगा। अब इसमें क्या डिफरेंट है यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसका ऑप्शन आंसर ए है जो मैंने आपको बोला। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 239A जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, ये बोलता है क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, कि हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें कुछ यूनियन टेरिटरीज में लोकल लेजिस्लेचर बनाना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों, कुछ यूनियन टेरिटरीज में। तो ये अप्लाई किया गया था पहले 239A सबसे पहले किया गया था अप्लाई फॉर पुडुचेरी। और चूंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात आती है तो आपको पता है जो JK UT है उसमें भी एक लेजिस्लेचर है, जो JK की UT है उसका अपना एक लेजिस्लेचर है, तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है 239A अब ये जैसे पुडुचेरी में अप्लाई होता था अब ये JK में भी अप्लाई होता है, JK UT में। और ये लद्दाख UT में अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लद्दाख UT में हमारे पास लेजिस्लेचर नहीं है। तो अगर आप ये सारा आर्टिकल पढ़ना चाहें तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 3 UTs हमारे पास है जिनमें अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एक तो दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे पास है 3 UTs जहाँ पे विच हैव एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ पार्शली स्टेट लाइक फंक्शन। सो इन ये जस्ट लाइक पार्शल स्टेट्स है, हाफ स्टेट्स है, क्यों, क्योंकि इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। तो ये आपको याद रखना है, 3 UTs हमारे पास है, वन इज दिल्ली, अनदर इज पुडुचेरी एंड थर्ड वन बीइंग द जम्मू एंड कश्मीर। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ UTs जो है वो कितनी है, टोटल UTs जो हमारे पास है वो कितनी है, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड कि हमारे पास कितनी UTs ऐसी है जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, राइट, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वो कितनी है, और टोटल UTs हमारे पास कितनी है जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो मैंने आपको बोला दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोलता है if the lieutenant governor feels that women are not adequately represented in the legislative assembly then he may nominate how many members of the legislative assembly to give representation to women। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगता है, उसके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि वुमेन जो है वो एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको पावर दिया गया है कि वो नॉमिनेट कर सकता है कितने मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है कि ताकि वो रिप्रेजेंट कर लें किनको, वुमेन को। तो ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन ए हमारे पास 2, ऑप्शन बी हमारे पास 4, ऑप्शन सी हमारे पास 6 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 8। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ए 2। तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है LG, तो वो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स को, किन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि वो रिप्रेजेंट कर ले किनको, वुमेन को। तो ये आपको याद रखना है, आंसर ए या इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है इन केस ऑफ एनी सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स बाय मेंबर्स प्रेजेंट देन हु शैल कास्ट ए वोट टू डिटरमाइन मेजॉरिटी। ये बोलता है अगर हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई सिटिंग होती है, वहाँ पे मानिए कोई मैटर चल रहा था, अब उसमें वोटिंग चल रही थी, लेकिन वोटिंग क्या हो गई, वो इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल मानिए वहाँ पे हमारे पास 100 मेंबर्स थे, तो 100 में से 50 ने कास्ट किया वोट्स इन फेवर एंड नेक्स्ट 50 जो थे उनने कास्ट किया अगेंस्ट द मैटर, राइट, जो भी मैटर वहाँ पे है। तो अब लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी तो डिटरमिन करनी है, तो वो मेजॉरिटी डिटरमिन करने के लिए एक बंदा ऐसा है कि जो वहाँ पे अपना वोट जो है कास्ट कर सकता है। ये बोलता है इन केस ऑफ एनी सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स बाय द मेंबर्स प्रेजेंट, मतलब जितने मेंबर्स वहाँ पे थे तो वहाँ उनने वोट्स डाले, लेकिन वोट्स कुछ ऐसे आए कि इक्वालिटी आ गए, फेवर में भी उतनी ही आ गए और अगेंस्ट में भी उतनी ही आ गए। देन हु शैल कास्ट ए वोट टू डिटरमाइन मेजॉरिटी, फिर किसके पास ये पावर रहता है कि वो वोट कास्ट कर सकता है जिससे मेजॉरिटी डिटरमिन होगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी हमारे पास है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी हमारे पास है स्पीकर और ए पर्सन एक्टिंग एज सच, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है एनी मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, स्पीकर और ए पर्सन एक्टिंग एज सच, मतलब जो स्पीकर होगा वो वहाँ पे अब कास्ट कर सकता है वोट
मेजॉरिटी डिटरमिन करने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आंसर आपने देखा, आंसर इसका सी है। इसको हम थोड़ा सा अगर देखेंगे सेक्शन 25 को, अगर आप देखेंगे सेक्शन 25 क्या कहता है, ये बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ऑल क्वेश्चंस एट एनी सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। मतलब जो भी है वो डिटरमिन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और जिनने वोट किया होगा, अदर देन द स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एट सच। लेकिन इसमें जो है स्पीकर या कोई पर्सन जो स्पीकर की जगह होगा वो वहाँ पे कास्ट वोट नहीं कर सकता। तो पहले स्पीकर या जो ये कोई भी पर्सन जो स्पीकर की जगह बैठा होगा वो वहाँ पे वोट कास्ट नहीं कर सकता। स्पीकर को एक स्पेशल कंडीशन में वोट करना है अपना कास्ट कब, तो स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकता, बट शैल हैव एंड एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। लेकिन उसके पास होगा और वो एक्सरसाइज कर सकता है वोट कब, इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जब हमारे पास वोट्स की इक्वालिटी होगी। तो यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली इंस्टांस में स्पीकर के पास कोई पावर नहीं होता है वोट करने का, राइट, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस। लेकिन अगर आप फिर हमारे पास अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ गई तो उस केस में उसको फिर ही कैन कास्ट हिज वोट, और ताकि किसके लिए कास्ट कर सके, ताकि वो वहाँ पे डिटरमिन कर सके क्या, मेजॉरिटी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये बोलता है द अपॉर्शनमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी, कि जो अपॉर्शनमेंट है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसेट्स का और लायबिलिटीज का, किसका, जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे पास पहले स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, इसके जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अपॉर्शनमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए हमारे पास है इक्वल फॉर द 2 यूटीज़, कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 यूटीज़ में, मतलब हाफ एसेट्स और हाफ लायबिलिटीज दी जाएंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, एंड हाफ एसेट्स हाफ लायबिलिटीज दी जाएंगी यूटी ऑफ लद्दाख को। क्या ऐसे किया जाएगा, या ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन रेशो, कि या इसको किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन रेशो, या दिस विल बी सब्जेक्टेड टू द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या एक कमिटी बनाई जाएगी, फिर वो जो कमिटी रिकमेंड कर लेगी उसी पे फिर डिटरमिन किया जाएगा कि इसको कैसे अपॉर्शनमेंट इसका कैसे किया जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। लेकिन वो जो कमेटी जो है दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या सब्जेक्टेड टू रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या ऐसी एक कमेटी बनाएगी लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको याद रखना है दैट इज ऑप्शन सी। जो अपॉर्शनमेंट जो हो वो होगा ऑन द बेसिस ऑन द दैट विल बी सब्जेक्टेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी ऑफ ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, की वो कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट जो आपको याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ अपॉर्शनमेंट शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, कि मतलब जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब अप्लाई हो गया उसके बाद कितने टाइम में, उसके बाद 12 मंथ्स में बोला गया था, दैट इज 1 ईयर में बोला गया था कि जो ये अपॉर्शनमेंट है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये कंप्लीट किया जाएगा। Now let's move to next question, that's question number 16। ये बोलता है द लेजिस्लेटिव असेंबली में डिक्लेयर सीट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द असेंबली वैकेंट इफ द मेंबर इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स विदाउट परमिशन ऑफ द असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ, कि हमारे पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये डिक्लेयर कर सकती है किसी भी कोई भी सीट किसी भी मेंबर की वैकेंट, ये बोल सकती है कि ये सीट हमारे पास वैकेंट है कब, इफ द मेंबर इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स, अगर ये मेंबर एब्सेंट होगा जितनी भी मीटिंग्स हुई है इस लेजिस्लेटिव असेंबली की वो उन सब मीटिंग्स में एब्सेंट था विदाउट परमिशन, मीन्स उसने परमिशन नहीं ली थी असेंबली से, कितने टाइम के लिए अगर वो उससे एब्सेंट हो जाएगा तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर कर सकती है इस सीट को वैकेंट। ऑप्शन ए हमारे पास है 30 डेज, ऑप्शन बी हमारे पास है 60 डेज, ऑप्शन सी हमारे पास है 90 डेज, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 1 ईयर। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी 60 डेज। तो अगर 60 डेज को कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मीटिंग्स जो कंडक्ट नहीं करता है वहाँ पे एब्सेंट रहता है तो उसके बाद इसको लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर कर लेगी कि ये सीट हमारे पास वैकेंट है। तो 60 डेज आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, it goes like which of the following articles of the Constitution of India empowers the president to make regulation for peace, progress and good governance of the UT of Ladakh, कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है किसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसको इतना पावर देता है कि वो रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है किसके लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए या गुड गवर्नेंस ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। इनमें कौन सा आर्टिकल ऐसा है।
तो ऑप्शन ए हमारे पास है आर्टिकल 238, ऑप्शन बी 239, ऑप्शन सी 240 एंड ऑप्शन डी 241। तो इसका जो सी ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 240 ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि ताकि वो रेगुलेशन बनाए किसके लिए, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 107 टू 114। कि इनमें से कौन सा सेक्शन है जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है, जिसमें लिखा है कि अब नंबर ऑफ सीट जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जो JNK जो है, इसमें जो नंबर ऑफ सीट वो अब इंक्रीज होगी कहाँ से, फ्रॉम 107 टू 114। आपको पता है पहले हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी थी, 107, तो फिर बोला गया 107 से इंक्रीज किए जाएंगे टू 114। तो ये बोलता है किस सेक्शन में ये लिखा है। ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 61। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, 60 में, सेक्शन 60 में ये लिखा गया है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है अब वो इंक्रीज होगी फ्रॉम 107 टू 114। तो ये भी आपको याद रखना है, नंबर ऑफ सीट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक इंक्रीज होगी, फ्रॉम 107 टू 114। और किस सेक्शन में लिखा है ये, सेक्शन 60 में ये लिखा है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये बोलता है द एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट शैल बी एलोकेटेड अमंगस्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कि जो एक्सपेंडिचर आएगा कि इन टर्म्स ऑफ सैलरी देनी होगी या एलोवेंसेज देनी होगी किनको, टू द जजेस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट। कि हमारे पास पता है आपको कि जो हाई कोर्ट हमारे पास है वो आप दैट विल सर्व एज ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यूटी ऑफ लद्दाख। तो अब उसमें जो एक्सपेंडिचर आएगा, चाहे उसमें सैलरी हमें देनी होगी या एलोवेंसेज देनी होगी किनको, जजेस को, तो दे विल बी एलोकेटेड अमंगस्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उनको अब निकाला जाएगा, उनको एलोकेट किया जाएगा कहाँ से, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। कैसे, ऑप्शन ए इक्वली, ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो, ऑप्शन सी एज डिसाइडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द टू यूटीज एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। कि उनमें उनको कैसे अब एलोकेट किया जाएगा उन फंड्स को या उस एक्सपेंडिचर को। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। कि उसका जो एक्सपेंडिचर जो है सैलरीज का या अलाउंसेस का, जजेस का, वो डिटरमिन किया जाएगा अब ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो, राइट। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी, ऑन देयर इज़ वन मोर थिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। ऑन इसी को बेस बना के, इसी पॉपुलेशन रेशो को बेस बना के एक और चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है व्हाट इज़ दैट, उस वो जो चीज़ है किस चीज़ को लेके ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन रेशो अगेन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे है, पॉपुलेशन रेशो को बेस बना के दो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक तो मैंने आपको पहले ही बोला है, और दूसरी कौन सी चीज़ है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन। ये बोलता है ओइंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1956। कि अगर हम देखेंगे विथ इफेक्ट टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1989 है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1956 है, इनको क्या हो गया। ऑप्शन ए दे वर रिपील्ड, ऑप्शन बी शैल स्टैंड अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। कि वो अप्लाई रहेंगे अब किसके लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए खाली। शैल स्टैंड अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ओनली। कि वो अब अप्लाई होंगे खाली किसके लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ओनली। एंड ऑप्शन डी हमारे पास है दे शैल स्टैंड अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कि वो अब अप्लाई होंगे दोनों के लिए, मतलब वो स्टैंड है, वो स्टैंड होंगे, दे स्टैंड अप्लाइड टू बोथ यूटीज। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, दे शैल स्टैंड अप्लाइड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नेक्स्ट 10 जो हमने इसमें किए टोटल। तो 20 क्वेश्चंस हमें इसमें अब तक आ गए। सो आई होप दिस 20 क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेकिन नीचे आप यहाँ पे अब मैं आप कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए, पहले आपको याद होना चाहिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूटीज़ इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास कितनी यूटीज़ है, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा मैंने आपको बोला कि हमारे पास कितनी यूटीज़ है जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है
एंड दूसरा कि जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो ये भी आप लिखेंगे। एंड नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद पता होनी चाहिए वो है कि रिसेंटली फॉर्मड यूटी जो है वो कौन है। रिसेंटली फॉर्मड यूटी की कौन यूटी ऐसी है जो रिसेंटली बनी है। और अगर आपको लग रहा होगा कि वो JNK एंड लद्दाख है तो ये ऑप्शन गलत है, तो आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे एंड देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, एंड ऑल्सो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।